हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस का 2025 का क्वेश्चन का सेक्शन 1। तो इसमें हम देख पा रहे हैं सेक्शन 1 में मैक्सिमम मार्क्स 12 दिख रहे हैं यहाँ पे। ईच सेक्शन द सेक्शन कंटेन 4 क्वेश्चन। द क्वेश्चन ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन A, B, C and D. Only one of these 4 options is correct. Is the correct answer. For each question, choose the option corresponding to the correct answer. Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme एक दे रखी है। फुल मार्क्स के लिए +3, 0 +3 कब मिलेगा अगर सिर्फ करेक्ट ऑप्शन चुना है। नन ऑफ द ऑप्शन इज चूजन, अगर कोई नहीं चुनोगे ऑप्शन तो 0 है और -1 लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेट AI BI बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर I बिलोंग्स टू 1, 2 and 3 का सेट दे रखा है। डिफाइन द फंक्शंस f maps R2R, G maps R2R एंड H maps R2R गिवन बाय f of x एक फंक्शन दे रखा है, x बार 4 डिग्री 4 का फंक्शन है और g of x भी डिग्री 4 है और h of x दे रखा है f of x + 1 माइनस g of x + 2 दे रखा है हमें। इफ f of x इज नॉट इक्वल टू g of x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल देन द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन h of x। तो f of x g of x के बराबर नहीं है। हमने इस इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से यहाँ पे यूज़ करना है, जरा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। और h of x क्या दे रखा है, f of x + 1 माइनस g of x + 2। तो x³ का कोएफिशिएंट बताना है h of x में। f of x + 1 हम क्लियरली देख पाएंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, a1 + 10 टाइम्स x + 1 + a2 इंटू x + 1 का स्क्वायर प्लस a3 इंटू x + 1 का क्यूब x + 1 और प्लस x + 1 पावर 4। एंड उसके बाद हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा माइनस g of x + 2 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस b1 आ जाएगा, माइनस b1 प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, सब पे माइनस आएगा, -3 टाइम्स x + 2 प्लस b2 टाइम्स x + 2 का स्क्वायर प्लस b3 टाइम्स x + 2 का 3 प्लस x + 2 पे पावर 4 आ जाएगी। प्लस नहीं, यहाँ पे हर जगह प्लस की जगह हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है क्योंकि माइनस हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, माइनस हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या बताया हुआ है कि x³ का इसमें कोएफिशिएंट बताना है। x³ का कोएफिशिएंट देखिए ना a1 से आएगा ना x + 1 से ना x + 1 के स्क्वायर से। एक तो इस टर्म से x³ का कोएफिशिएंट हम डोमिनेट कर पाएंगे और इसी प्रकार x³ का कोएफिशिएंट एक हम यहाँ से देख पाएंगे, इस वाले में से आएगा और एक x + 1 पावर 4 से भी आएगा और इसमें से भी आएगा जो x³ का कोएफिशिएंट आएगा। अब बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x³ की। कोएफिशिएंट ऑफ x³ जो आ पाएगा वो यहाँ से हमारे पास क्या दिख पाएगा, a3 के साथ x³ मतलब x³ में 1 ही आएगा ना। x + 1 के होल क्यूब में x³ का कोएफिशिएंट क्या आता है, 1 आता है। आप देख सकते हैं x + 1 का होल क्यूब आपको पता ही है। तो यहाँ से a3 आ गया और इसी तरीके से यहाँ पे भी x + 2 का होल क्यूब सोच लो आप, है ना। तो a³ + b³ + 3a² भी + 3ab²। a³ मतलब x³ का कोएफिशिएंट तो सिर्फ b3 ही रहेगा ना, वहाँ पे 1 के साथ बाहर b3 है तो माइनस b3। और इसमें x + 1 पावर 4 में बेटे हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, हम इजीली हम बाइनोमियल थ्योरम लगा के देख सकते हैं। 4c1 इंटू उसी के साथ आएगा x³ है ना, और तो किसी में आएगा नहीं, तो प्लस 4c1। और इसमें x + 2 पावर 4 में फिर से वही बात, 4c1 के साथ ही आएगा x³ इंटू, लेकिन उसके साथ क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 1 भी आएगा, तो -4c1 इंटू 2 पे पावर 1। तो ये सिंपली हमारे पास x³ का यहाँ पे क्या आ रहा है, कोएफिशिएंट आ रहा है। अब हमें ये देखना था कि f of x g of x से बराबर नहीं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी गई थी, यहाँ से हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इस a3 - b3 के बारे में पता चलेगा। अब हम कह सकते हैं कि अगर f of x g of x से बराबर नहीं है, अगर ये फंक्शन ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर नहीं है, तो f of x - g of x को हम कह सकते हैं कि 0 के बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये 0 के बराबर नहीं है। अगर f of x - g of x 0 के बराबर नहीं है तो इसमें से a1 - b1 और ये 7x आ जाएगा, a2 - b2 x² प्लस a3 - b3 के साथ x³ आ जाएगा और ये तो वैनिश ही हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे एक क्यूबिक फंक्शन आ जाएगा, तो हम इसको ईजिली कह सकते हैं a1 - b1 प्लस 7x, जैसा कि मैंने अभी बोला, प्लस a2 - b2 के साथ क्या आ रहा है, x² प्लस a3 - b3 के साथ आ रहा है
एक्स क्यूब ये 0 के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक क्यूबिक फंक्शन 0 के बराबर नहीं है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक हमें ये सारे a1 a2 a3 और b1 b2 b3 रियल दिए हुए हैं और ये हमें शुरू में बताया हुआ है। तो रियल फंक्शन में जो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होता है, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है ना, जो रियल फंक्शन के लिए होता है, तो उसमें एटलीस्ट हमारे पास एक रियल ज़ीरो तो होता ही होता है। एटलीस्ट हमारे पास क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ आप जानते ही हैं, ठीक है, या तो ऐसा होगा, इसमें तो 3 रियल ज़ीरो आ गए, ठीक है ना, तो एटलीस्ट हमारे पास हम देख पा रहे हैं, जैसे ये देखिए ये भी एक क्यूबिक फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो एटलीस्ट एक रियल ज़ीरो तो होता ही होता है, क्योंकि जो नॉन रियल जीरो होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। इससे उल्टा भी होता है ग्राफ, इसी की मिरर इमेज भी बन सकता है, इन दोनों की मिरर इमेज भी बनता है क्यूबिक का फंक्शन का ग्राफ, या तो एटलीस्ट एक जीरो होता है या 3 रियल जीरो होते हैं, एक से कम तो होता ही नहीं है। तो इन्होंने तो बोला है कि यार ये क्यूबिक फंक्शन जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता, यानी कि एक भी रियल जीरो नहीं है। ये तो तभी संभव है जब ये क्यूबिक फंक्शन ही ना रहे। अब क्यूबिक फंक्शन ही ना रहे, उसमें हमें क्या कहना पड़ेगा, उसमें हमें कहना पड़ेगा कि अगर क्यूबिक फंक्शन ही ना रहे तो ये जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो वैनिश हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये इसमें बहुत ही सुंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ से हमें पता चला कि a3 माइनस b3 को हमें क्या करना पड़ेगा, 0, ये क्यूबिक फंक्शन रहेगा ही नहीं अगर क्यूबिक फंक्शन 0 नहीं है, मतलब क्यूबिक फंक्शन की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती कि कभी मतलब ना हो, ठीक है। तो उसके चक्कर में हमने क्यूबिक फंक्शन ही खत्म करा दिया, a3 माइनस b3 0 करा दिया, और अगर a3 माइनस b3 0 हो गया तो ये संख्या 0 बन जाएगी। तो आंसर सिर्फ यहाँ से आ जाएगा 4c1 माइनस 4c1 इंटू 2, ये आ जाएगा 4 माइनस 4 2 ज़ा 8, तो आंसर आ जाएगा -4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, -4। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था, ठीक है बेटा, ध्यान से इसको नोट करेंगे सारा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम अब यहाँ पे देखेंगे। The 3 students S1, S2, S3 are given problem to solve. Consider the following events. U event दे रखा है, at least one of S1, S2, S3 can solve the problem. V दे रखा है, S1 can solve the problem given that neither S2 nor S3 can solve the problem. W, S2 can solve the problem and S3 cannot solve the problem. T दे रखा है, S3 can solve the problem. For any event E, P of E denote the probability of E. Probability का बहुत अच्छा क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रखी है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। तो P of U दे रखा है हाफ, P of V 1/10, P of W 1/12, देन P of T इज इक्वल टू, तो P of T क्या है, S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। P of T हमारे पास P of S3 है, एक एक करके इसको यूटिलाइज करेंगे हम। सबसे पहले P of U इक्वल टू हाफ देख लेते हैं। U क्या, एटलीस्ट वन ऑफ S1, S2, S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, तो हाफ किसके बराबर है, P of S1 यूनियन S2 यूनियन S3। और हर किसी के मतलब P of S1 को हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अल्फ़ा, थोड़ा आपको आसान कर देता हूँ मैं, एक इंडेक्स बना लेते हैं। P of S1 को अल्फ़ा, P of S2 को हम ले लेते हैं बीटा, और P of S3 को हम ले लेते हैं गामा। तो बेटा ये बन जाएगा हाफ इक्वल टू 1 माइनस P of S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 का सबका बार। ये फार्मूला पता है, हैपनिंग का 1 माइनस P of नॉन हैपनिंग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ऐसे इवेंट्स इंडिपेंडेंट ही होंगे जिस तरीके से बताया गया। तो S1 इंटरसेक्शन S1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये हाफ के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से हम हाफ को कह सकते हैं 1 माइनस P of S1 कॉम्प्लीमेंट इंटू P of S2 कॉम्प्लीमेंट इंटू P of S3 कॉम्प्लीमेंट। इससे आगे हम यहाँ देख लेते हैं, हाफ इज इक्वल टू, अच्छा हाफ को उधर ले आते हैं और ये सारा टर्म इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा। अब मैंने P of S1 को अल्फ़ा लिया है, तो P of S1 बार क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा, ये बन जाएगा 1 माइनस बीटा, और अगला बन जाएगा 1 माइनस गामा इक्वल टू हाफ। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है जो हम यूटिलाइज करेंगे। सेकंड रिलेशन, S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S2 और S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। ये V दे रखा है, P of V क्या दे रखा है हमें, 1/10। तो P of V के लिए हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, 1/10 इक्वल टू S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, है ना। तो P of ये बन जाएगा P of S1 अपॉन नाइदर S2 नॉर S3, तो S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या बन जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू 1/10 इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, P of S1 कंडीशनल का फॉर्मूला A अपॉन B, P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। तो S1
इंटरसेक्शन S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट अपॉन P ऑफ S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे यहाँ से आगे हम इधर कंटिन्यू कर लेते हैं, ऊपर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, 1/10 इक्वल किसके आ रहा है, P ऑफ S1। देखिए S1 के अल्फ़ा और इंडिपेंडेंट है, सब पे डिस्ट्रीब्यूट P ऑफ S1 इंटू P ऑफ S2 बार इंटू P ऑफ S3 बार आ जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा, अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा, प्रोबेबिलिटीज़ वहाँ लिखी है, और अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा। ये कट जाएगा इजीली, हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/10। इस अल्फ़ा की वैल्यू जो 1/10 आई उसको हम यहाँ प्लग कर सकते हैं। तो ये 9/10, 1 माइनस 1/10 9/10 आ जाएगा। तो 9/10 इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा इक्वल टू 1/2। ये 5 पे कट गया, तो 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/9। तो इस रिलेशन को भी हम याद रखेंगे। तीसरा हमें क्या दे रखा है, S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड दे दिया तो बेटे ये तो इंटरसेक्शन की बात आ गई। तो P ऑफ S2 इंटरसेक्शन S3 बार, ये कितना दे रखा है बेटे हमें, P ऑफ W कितना दे रखा है हमारे पास, 1/12। ये बन जाएगा P ऑफ S2 मल्टीप्लाई बाय P ऑफ S3 बार इक्वल टू 1/12। तो यहाँ पे S2 की वैल्यू, P ऑफ S2 कितना हमारे पास, बीटा है, बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस गामा, ये दे रखा है 1/12, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस रिलेशन को हम ऊपर वाले के साथ डिवाइड कर दें तो हम इजीली गामा की बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम ऊपर वाले से इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय बीटा इक्वल टू 5/9 और 1 माइनस गामा कट जाएगा और ये उल्टा पड़ जाएगा इंटू 12/1, 3 ज़ा 4 ज़ा, ये आ गया 20/3। तो बेटा ये कितना बन जाएगा, 1/बीटा माइनस 1 इक्वल टू 20/3। यहाँ से 1/बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 23/3। यहाँ से बीटा आ जाएगा 3/23। अब हमारे पास बीटा आ गया, अल्फ़ा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P ऑफ S3 यानी कि गामा चाहिए। तो गामा के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, हम सिंपली ये बीटा की वैल्यू इसमें भी प्लग कर सकते हैं, 9/5। तो यहाँ से 9/5 इंटू 1 माइनस बीटा कितना बन जाएगा, 20/23, 1 माइनस 3/23 इंटू 1 माइनस गामा, ये कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो 5 कितने ज़ा 4 ज़ा 36/23 और 23/36, 1 माइनस गामा क्या आ गया, 23/36। तो 1 माइनस 23/36 कितना हो जाएगा, 13/36। ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। तो हम देख पा रहे हैं कितने अच्छे से हम यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे एक सुंदर सा इंडेक्स बना के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज वेल एज इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स की अगर हम अच्छे से नॉलेज रखें तो ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो इस सीरीज़ में हमने ये 2 क्वेश्चन देखे, हम ऐसे और जेईई एडवांस के नेक्स्ट उसमें सेशन में मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा। आपको इनमें कोई भी डाउट है या आपने कोई भी कंसेप्ट अच्छे से समझना, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।